है वो स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने 3 थेरेपी की थी। बायोलॉजिकल थेरेपी आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने की थी बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी और साइकोडायनेमिक थेरेपी। 3 थेरेपी हम कर चुके हैं। वो जो तीनों जो थेरेपीज थी वो एक तरह से साइकोथेरेपी भी हम उनको बोलते हैं कि वो साइकोथेरेपी, क्योंकि उनके अंदर हम जो साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, जो साइकोलॉजिकल जितनी भी टेक्निक है उनका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनको साइकोथेरेपी बोलते हैं। तो जो तीनों ही थेरेपी थी वो साइकोथेरेपी, लेकिन जहां हम साइकोथेरेपी का इस्तेमाल ना करके कहीं ना कहीं हम मेडिकल थेरेपी का इस्तेमाल करें, कहीं ना कहीं हम मेडिसिन का इस्तेमाल करें, तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल थेरेपी। बायोलॉजिकल थेरेपी के अंदर यही देखा जाता है कि जो अबनॉर्मल बिहेवियर है तो उसके लिए जो साइकोलॉजिकल थेरेपीज है उनकी बजाय जो मेडिकल थेरेपी है वो दी जाती है। और मेडिकल थेरेपी के अंदर या तो कोई ड्रग दी जाती है, या फिर कोई मेडिसिन दी जाती है, या फिर सर्जरी की जाती है। यानी कि जो अबनॉर्मल बिहेवियर है उनको तीनों तरीकों से दूर किया जा सकता है, या तो ड्रग देकर, या फिर उनको जो वो सर्जरी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। सुन पा रहे हो मेरे को सभी? यस मैम। यस मैम। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस मैम। नो मैम। नो मैम। अब दिख रही है मैम? अब हो रही है मैम। यस मैम, अब दिख रही है। ये देखिए जो बायोलॉजिकल थेरेपी है, बायोलॉजिकल थेरेपी देख पा रहे हो स्क्रीन को? हेलो? यस मैम। हाँ, तो ये बायोलॉजिकल थेरेपी में जितने भी एक तरह से ये जितने भी जो साइकेट्रिस्ट हैं वो एक तरह से मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसके अंदर हम जो जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल थेरेपी के अंदर, उसके अंदर ये 3 टेक्निक है। फर्स्ट जो है ये फार्माकोथेरेपी, यानी कि इसमें जो है ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जो टेक्निक है वो है शॉक थेरेपी। इसके अंदर जो है शॉक के माध्यम से जो है एबनॉर्मल बिहेवियर को ठीक किया जाता है। और तीसरी है साइको सर्जरी, तीसरी है सर्जरी के माध्यम से। तो या तो शॉक के माध्यम से, या ड्रग के माध्यम से, या फिर सर्जरी के माध्यम से, इन तीनों के माध्यम से हम किसी के जो अबनॉर्मल बिहेवियर है उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम इन तीनों में से जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम फार्माकोथेरेपी, यानी कि जहां हम ड्रग का इस्तेमाल कर देखेंगे कि कौन सी ड्रग देकर किस तरह के अबनॉर्मल बिहेवियर को दूर किया जा सकता है, कौन से जो है क्लिनिकल जो डिसऑर्डर से एक तरह से उनको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी जैसा कि इसके नाम से ही जो है वो दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर जो ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है इस टेक्निक के अंदर। अब इस टेक्निक के अंदर जो क्लाइंट होता है, जो पेशेंट होता है, उसको कुछ ड्रग्स दी जाती है। इसको कीमोथेरेपी भी जो है वो बोल सकते हैं हम। इनको हम साइकोट्रोपिक जो ड्रग है वो भी बोल सकते हैं हम। तो जितने भी जो मेल एडेप्टिव बिहेवियर है उनको एक तरह से अडेप्टिव बिहेवियर बनाया जाता है ड्रग के माध्यम से। और जब ये ड्रग दे दी जाती है तो इस थेरेपी का ये मानना है कि अगर हम जो पेशेंट है उसको अगर हम ड्रग दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो इम्बैलेंस जो एनवायरनमेंट हो जाता है, तो जो ड्रग है वो उसको ठीक कर देती है और परिणाम से जो क्लाइंट होता है, जो पेशेंट होता है वो ठीक हो जाता है। अगर नर्वस मैम एक बार फार्माकोथेरेपी शुरू से बता दो। फार्माकोथेरेपी के अंदर एक तो हम इसके अंदर ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। जो भी क्लाइंट है, पेशेंट है, उसको ड्रग के माध्यम से अबनॉर्मल बिहेवियर को ठीक किया जाता है।
और इस जो थेरेपी की ये मान्यता है कि इसके अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर एक तरह से जो बायोकेमिकल इम्बैलेंस होता है उसको ठीक किया जाता है। हमारा जो संपूर्ण हमारा जो व्यवहार है एक तरह से वो कहाँ से कंट्रोल होता है, तो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। और नर्वस सिस्टम के अंदर जो एक तरह से बायोकेमिकल है उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। और इस थेरेपी का मानना यही है कि कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ केमिकल्स के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है और परिणाम स्वरूप व्यक्ति को जो हो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इसलिए इस टेक्निक के माध्यम से, इस थेरेपी के माध्यम से ड्रग देकर जो पर्टिकुलर क्लाइंट है उसके नर्वस सिस्टम में ड्रग के माध्यम से जो है वो चेंज किया जाता है। और ये माना जाता है कि पर्टिकुलर ड्रग देने से उसके अंदर जो पर्टिकुलर एक तरह से जो मेंटल डिसऑर्डर है वो ठीक हो सकता है। तो अब वो कौन कौन से ड्रग हैं जिनके माध्यम से पेशेंट्स को ठीक किया जा सकता है? तो सबसे पहली तो ऐसे ड्रग हैं ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ये यानी कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स है जैसे कि पैनिक डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, फोबिया है, इनको हम एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर हैं उनके लिए जो ड्रग दी जाती हैं उनको बोलते हैं ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो इसमें हम अलग अलग ड्रग देखेंगे, अलग अलग ये देखेंगे कौन सी ड्रग जो है किस पर्टिकुलर मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए दी जाती हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप है ड्रग का वो है ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। सेकंड जो टाइप है वो है ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोसिस। यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया और दूसरे जो साइकोसिस है उनके लिए जो ड्रग है वो। और तीसरी जो है ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मूड डिसऑर्डर्स, यानी कि जो एक तरह के जैसे डिप्रेशन वगैरह है वो डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। तो डिप्रेशन के लिए ड्रग स्किज़ोफ्रेनिया ज्यादा गंभीर टाइप के एक तरह से मेंटल डिसऑर्डर है। ये एंजाइटी थोड़ा सा जो ज्यादा सीवियर डिसऑर्डर नहीं माने जाते। तो ये इन तीनों डिसऑर्डर के लिए अलग अलग जो है वो मेडिसिन दी जाती है। और फोर्थ जो है वो है ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। यानी कि फोर्थ जो टाइप है इसके अंदर ऐसे डिसऑर्डर्स हैं ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स को शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ADHD भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम एक एक करके आप एक्सप्लेन करेंगे कि जो सबसे पहली जो टाइप है वो है ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। के जो एंजाइटी डिसऑर्डर है उनके लिए कौन कौन सी जो है वो दवाइयां हैं, कौन कौन सी जो है वो ड्रग है, कौन कौन सी जो है वो औषधि है। तो सबसे पहला जो ग्रुप है इसके अंदर वो 3 टाइप की है। अगर एंजाइटी किसी क्लाइंट को है तो उसके लिए 3 टाइप की दवाइयों का इस्तेमाल होता है, 3 टाइप की ड्रग्स का, 3 टाइप की औषधि का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले जो है वो है बेंजोडाइजापाइन्स। यानी बेंजोडाइजापाइन्स एक एंटी एंजाइटी ड्रग है। दूसरा जो है वो है बुस्पिरोन। तीसरा जो है वो है सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट। तो ये 3 जो है एक तरह की ये तीनों ही एंटी एंजाइटी ड्रग है। अब सबसे पहले हम तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जो है वो है बेंजोडियाजेपाइन। अब ये बेंजोडियाजेपाइन्स ये एक तरह का जो ड्रग है इस ये एक तरह से एंजाइटी का जो लेवल है उसको कम करती है। अगर पेशेंट को, अगर क्लाइंट को एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उस समय अगर बेंजोडियाजेपाइन अगर दी जाती है तो उसकी एंजाइटी का जो लेवल है वो कम हो जाता है। और इस ग्रुप के अंदर भी बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारी ड्रग है इसके अंदर भी। और इनको जो है वो माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स भी बोलते हैं, लघु प्रशांतक। यानी कि इसमें एक तरह से ब्रेन को शांत करने वाली दवाइयां दी जाती है, माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स का मतलब क्या होता है? शांत करने वाली औषधि। तो बेंजोडाइजापाइन्स जो है एक तरह की ऐसी ड्रग है जिनके माध्यम से ब्रेन को शांत किया जाता है और इसीलिए इनको जो है वो माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स भी बोलते हैं। अब जो बेंजोडाइजापाइन्स है इसके अंदर ही कई तरह की जो ड्रग्स हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग है, इसके अंदर ये 8 जो है बेंजोडाइजापाइन्स के ग्रुप की 8 ड्रग्स हैं ये अलग अलग से।
ये इनके नाम दिए हुए हैं, ये केमिकल की जेनेरिक नेम है, एक तरह से केमिकल नेम कि इसके अंदर ये पर्टिकुलर केमिकल है। लेकिन उस पर्टिकुलर जो केमिकल होता है वो बाजार में किस नाम से मिलता है, तो ये इन्हीं के जो बाजार में मिलते हैं, अगर एंटी एंजाइटी ड्रग लो तो जैसे कि ये वेलियम है, तो बाजार में अगर खरीदोगे तो वहाँ ये कहना पड़ता है कि वेलियम दे दो, यानी कि एंटी एंजाइटी ड्रग वेलियम के नाम से मिलती है। लेकिन उसके अंदर जो केमिकल होता है वो होता है डियाजेपाम, तो जो केमिकल है वो डियाजेपाइन है। इसके अंदर भी ये देखा गया कि जो वेलियम है और जो ये लिब्रियम है, लिब्रियम, ये दोनों ज्यादा फेमस है, ज्यादा दी जाती है, ये वेलियम और ये लिब्रियम, ये दोनों ट्रेड नेम है और ये जो है ये ज्यादा का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो स्टडी है वो इन्होंने की थी है ब्लेकवेल ने 1973 में, लिंकी और गॉर्डन ने जो है 1991 में, इन्होंने जो है ये निष्कर्ष निकाला था कि सबसे ज्यादा जो मेडिकल के अंदर जो दवाइयां दी जाती हैं वो लिथियम और वेलियम है। और पहले जो है इनसे पहले जो लिथियम और वेलियम है, यानी कि एक तरह के ये जो है बेंजोडाइजापाइन्स, बेंजोडाइजापाइन्स है, इनसे पहले जो है जो दवाइयां दी जाती थी, जो ड्रग्स दी जाती थी, उनको बार्बिट्रेट्स बोला जाता था। और बार्बिट्रेट्स जो एक तरह के एंजाइटी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा थे। बाद में जो है बेंजोडाइजापाइन्स के अलग अलग जो ड्रग है वो दी जाने लगी, ताकि जो क्लाइंट है उसका जो एंजाइटी है वो ठीक हो उसकी। अब अगर हम बात करें कि क्या कैसे काम करती है ये जो एंजाइटी, एंटी एंजाइटी जो ड्रग है ये कैसे काम करती है, तो इसके अंदर जो बेंजोडियाजेपाइन है ये एक तरह का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि गाबा, गाबा है, इसके जो एक्शन है उसको बढ़ाती है, इसके एक्शन को जो है वो बढ़ाती है। इसका परिणाम क्या होता है कि जो एक तरह का नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटी जो है कम हो जाती है। गाबा का GABA का मतलब है कि गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड, जिसे गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड, ये एक तरह के ये लगा लो कि ऐसा मैम ये एक दोबारा रिपीट करना है पॉइंट, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर वाला, ये जो है जो बेंजोडियाजेपाइन है ये एक तरह के किस तरह से काम करती है ये हमारे शरीर के अंदर, तो ये एक तरह का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि जो बेंजोडियाजेपाइन जो है वो एक तरह का जो काम करती है वो गाबा का जो है उसको लेवल को बढ़ा देती है, उसको एक्टिव कर देती है। बेंजोडियाजेपाइन जो है ये इस गाबा को एक्टिव कर देती है, और गाबा एक्टिव होते ही क्या हो जाता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे ब्रेन के अंदर उनकी एक्टिविटी जो वो बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप जो ब्रेन है वो शांत हो जाता है, क्योंकि ये जो है इनहिबिटरी रोल है, गाबा का जो है वो इनहिबिटरी रोल होता है। अगर हमारे ब्रेन के अंदर गाबा अगर एक्टिव होते हैं तो हमारा ब्रेन शांत हो जाता है, क्योंकि ये न्यूरॉन्स जो होते हैं उनकी एक्टिविटी को खत्म होता है। आपने लास्ट ईयर न्यूरॉन्स पढ़े थे, लास्ट में जाकर आप देखो कि एंडफिट के अंदर जाकर क्या होता है, वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर अगले न्यूरॉन्स को जो है वो एक्साइट करते हैं। लेकिन अगर गाबा न्यूरोट्रांसमीटर अगर निकलता है वहां से एंडफिट से, इसका मतलब आगे वाला जो न्यूरॉन है ना वो एक्टिव नहीं होगा, वो वही जो है उसका एक्शन वहीं तक खत्म हो जाएगा अगर गाबा न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये ऐसी दवाई दे दी जाए जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिव करती है, तो इसका मतलब क्या होगा, ब्रेन के अंदर ब्रेन एक्टिव ही नहीं होगा, क्योंकि न्यूरॉन्स जो वो एक्टिव ही नहीं होंगे, उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल ही नहीं होगा, और एक्शन पोटेंशियल अगर नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, व्यक्ति शांत हो जाएगा। तो ये जो बेंजोडियाजेपाइन है एक तरह से जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, और गाबा का जो काम है एक तरह का वो इनहिबिटरी रोल है, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इसका काम ये है कि जो न्यूरॉन है उनके एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता, बाधा डाल देता, और परिणाम स्वरूप न्यूरॉन जो है वो एक्शन में नहीं रहते, ब्रेन जो है शांत हो जाता है। क्लियर हुआ ये इसी का ये चीज? हेलो, यस मैम। मैम एक बार वो गाबा की फुल फॉर्म और बताना। गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड, गामा, जी से गामा, ए से एमिनो, बी से ब्यूट्रिक, ए से एसिड, गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड, ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसके अंदर अभी हम बात कर रहे थे कि जो है ड्रग है जैसे कि लिथियम और वेलियम, इनके बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। इनके अलावा एक और ड्रग है, वो है एल्प्राजोलम। एल्प्राजोलम जो अभी हमने पीछे देखे थे, उन्हीं में से एक ड्रग है। ये आप जब पीछे जाके देखोगे तो अल्प्राजोलम की अल्प्राजोलम, जो एल्प्राजोलम है, इसका क्या रोल है? ये क्या करती है? एल्प्राजोलम जो है वो पैनिक डिसऑर्डर, यानी कि कई बार व्यक्ति को जो है एंजाइटी हो जाती है, उसके दौरान उसको एक तरह से अटैक्स हो जाते हैं, पसीना आके एकदम जो है व्यक्ति कई बार तो कॉन्शियस भी हो जाता है, यानी कि ज्यादा ही चिंता की वजह से जो दो रहते हैं उनको एक तरह से। तो जो एल्प्राजोलम है उसको जो है पैनिक डिसऑर्डर के अंदर इस्तेमाल किया गया है। और एग्रोफोबिया 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 का मतलब ये है कि जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह है उनसे अगर किसी को डर हो, तो एग्रोफोबिया और जो पैनिक डिसऑर्डर, ये दोनों ही एंजाइटी डिसऑर्डर के रूप है एक तरह से। और इन दोनों ही डिसऑर्डर के अंदर एल्प्राजोलम का जो है वो एक तरह से अच्छा इस्तेमाल किया गया और इसके रिजल्ट जो है ठीक मिले गए हैं। और एल्प्राजोलम की वजह से जो टेंशन होती है और जो स्ट्रेस का लेवल जो होता है वो एक तरह से कम हो जाता है। लेकिन बेंजोडियाजेपाइन जो है इसके कुछ साइड इफेक्ट भी, तो ठीक है कि तो ये जो ड्रग है वो जो है एंजाइटी के लेवल को कम करती है, लेकिन अगर लंबे समय तक अगर ये इनका इस्तेमाल जारी रहता है तो उससे कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि ड्रोजीनस, यानी कि एक तरह से उम्मीदापन, इम्पेयर्ड साइकोमोटर फंक्शनिंग, डिजीनस, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट हैं। और अगर इनके साथ अगर व्यक्ति जो है वो अल्कोहल का इस्तेमाल भी कर लेता है तो उसके और ज्यादा जो है वो साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये और कुछ इसके साइड इफेक्ट भी थे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो ये सबसे पहला जो ग्रोथ अभी हमने यहाँ देखा था आपने कि इसके तीन थे, इसके अंदर तीन जो है टाइप थे, बेंजोडाइजेपाइन्स। तो अभी तक हमने जो एक्सप्लेन किया वो ये किया बेंजोडाइजेपाइन्स। अब हम सेकंड जो ड्रग है, ये भी एंटी एंजाइटी ड्रग ही है, लेकिन इसका जो नाम है वो है बुस्पिरोन। तो हम सेकंड जो है बुस्पिरोन, उसको हम स्टार्ट करते हैं। अब जो बुस्पिरोन है, इसके जो साइड इफेक्ट थे, जो बेंजोडाइजेपाइन थी उससे कम थे इसके साइड इफेक्ट, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा थे। इसी के परिणाम स्वरूप एक और ड्रग का जो है वो एक तरह से उपयोग में आई। और ये देखा गया कि जो बुस्पिरोन के साइड इफेक्ट बेंजोडाइजेपाइन के से कम है, इसमें व्यक्ति जो है एडिक्टिव भी कम होता है। और इसके माध्यम से जो है व्यक्ति की चिंता और तनाव को कम किया जा सकता है। इसका जो इफेक्ट होता है, जैसे ऊपर हमने देखा था, जो जो मैम ये एक बार शुरू से बताना, ये बुस्पिरोन 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 भी एंटी एंजाइटी ड्रग ही है। एंटी एंजाइटी के हमने अभी देखा था ना कि तीन है एंटी एंजाइटी जो ड्रग है, वो तीन है, बेंजो और बुस्पिरोन सेकंड नंबर, और तीसरा जो है वो सम एंटी डिप्रेसेंट्स, ये हम बाद में करेंगे। ये तो एंटी एंजाइटी ड्रग जो है उसके तीन ग्रुप है, तो तीनों के हमने अभी जो है सेकंड बुस्पिरोन, सेकंड इसीलिए आया है। बुस्पिरोन जो है वो देखा गया कि जो बेंजोडियाजेपाइन जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी जो ड्रग है उसके साइड इफेक्ट ज्यादा थे, तो उसके साइड इफेक्ट, और बेंजोडियाजेपाइन जो है वो गाबा के जो रिसेप्टर्स थे एक तरह से उनको एक तरह से उनके ऊपर इफेक्ट करके उसका काम होता था। लेकिन यहाँ पर बुस्पिरोन जो है वो इसके साइड इफेक्ट कम है पेशेंट के अंदर, और इसका जो एक्शन है वो गाबा के रिसेप्टर्स की बजाय ना होकर इसका जो एक्शन है वो सेरोटोनिन और जो डोपामाइन है, उनके जो रिसेप्टर सेल्स हैं उनको एक तरह से प्रभावित करता है। अब ये नहीं अलग अलग तरह के, ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि गाबा है, ये इनहिबिटरी है, सेरोटोनिन है, और जो डोपामाइन है ये भी एक तरह के न्यूरोट्रांसमीटर है। क्योंकि अगर हम ड्रग की बात कर रहे हैं तो ड्रग के माध्यम से जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, पर्टिकुलरली जो ब्रेन के अंदर जो एक तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनके इफेक्ट होते हैं। वो केमिकल क्या जो है वो एक्साइटेटरी इफेक्ट है, किसी का इनहिबिटरी इफेक्ट है,
तो अगर जब ड्रग देते हैं तो किसी का एक्साइटेटरी इफेक्ट पड़ता है, किसी का इनहिबिटरी इफेक्ट पड़ता है, और उसी के परिणाम स्वरूप जो बिहेवियर होता है पर्टिकुलर व्यक्ति का, उसके ऊपर इफेक्ट आ जाते हैं। तो बुस्पिरोन जो है वो एक तरह से सेरोटोनिन और डोपामाइन, ये भी एक तरह के न्यूरोट्रांसमीटर है, इनको इफेक्ट करके एक तरह से पेशेंट को शांत करता है। और जो बेंजोडियाजेपाइन था वो गाबा को जो है एक तरह से इफेक्ट कर रहा था। तो ये अंतर है। और दूसरा अंतर ये है कि बुस्पिरोन के साइड इफेक्ट कम है, लेकिन ये देखा गया है कि जो बेंजोडियाजेपाइन है वो बहुत जल्दी इफेक्ट दिखाती है पेशेंट के अंदर, लेकिन जो बुस्पिरोन है इसका सिर्फ एक कमी ये है कि ये साइड ये जो है तुरंत तात्कालिक नहीं होकर मंद गति से रोगी पर होता है, यानी कि तुरंत इसका इफेक्ट दिखाई नहीं देता बुस्पिरोन का, ये कई समय तक कई दिन तक लेने के बाद इसका इफेक्ट नजर आता है। तो ये एक इसके अंदर कमी है, लेकिन अगर दोनों को कंपैरिजन करें तो बुस्पिरोन जो है वो ज्यादा एक तरह से अच्छी मानी जाती है एंजाइटी के लिए। अब तीसरी टाइप की जो ड्रग है, जो एंटी एंजाइटी ड्रग है, वो तीसरी है सम एंटी डिप्रेसेंट दैट आर यूज्ड इन एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो तीसरी जो ग्रुप है उसके अंदर जो है वो डिप्रेशन एंटी डिप्रेसेंट, इसका मतलब ये है कि डिप्रेशन के अगेंस्ट एक तरह से डिप्रेशन को कम करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल की जाती है, वही ड्रग जो है वो एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। सम एंटी डिप्रेसेंट्स दैट आर यूज्ड इन एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो इनके अंदर कौन कौन से ड्रग हैं जो एंटी डिप्रेसेंट है? तो एक तरह से एंटी डिप्रेसेंट जो है वो एक तो नार्ट्रिल है, नार्डिल, NARDI, नार्डिल। सेकंड जो है वो है टॉफरेनिल, टॉफरेनिल, TOFRNIL, टॉफरेनिल। थर्ड जो है वो है SSRI। फोर्थ जो है वो है एनाफ्रेनिल। नेक्स्ट जो है वो प्रोजेक्ट, नेक्स्ट जो है वो जोलोफ्ट। तो ये 4-5 नाम आपको पता होना चाहिए कि जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है कौन कौन से। ये पांचों नाम ही जो है वो एक तरह के ये जो नाम है ये इनके जो ओरिजिनल नाम है, जो एक तरह के केमिकल है उनके नाम है। इनको अगर बाजार में मिलेंगे तो इनके नाम दूसरे मिलेंगे, क्योंकि जो प्रॉपर जो केमिकल है उनके नाम है नार्ट्रिल, टॉफेनिल, SSRI, एनाफ्रेनिल, प्रोजेक्ट और जोलोफ्ट। तो ये सब जो है वो एंटी डिप्रेसेंट है। और ये किस के काम आते हैं, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाते हैं? एक तो पैनिक डिसऑर्डर के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है ये अगोरोफोबिया, अगोरोफोबिया, अगोरोफोबिया भी का क्या मतलब है? अभी मैंने जो फर्स्ट ग्रुप में एक्सप्लेन करते वहां भी बताया था कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से जो डर किसी को अगर लगाता है, पब्लिक प्लेस जहां पर भी हो, चाहे वो बाजार है, चाहे वो शादी समारोह है, कोई भी है जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह हो, और जिस व्यक्ति को अगोरोफोबिया, जिस व्यक्ति को अगोरोफोबिया है या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इनके अंदर अभी हमने जो 4-5 नाम दिए थे, ये जो ड्रग दी जाती तो उनसे ये ठीक हो जाते। नेक्स्ट जो है ड्रग जो है, सेकंड जो ड्रग है वो है ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोसिस। तो अभी तक हमने जो है फर्स्ट यानी कि एंटी एंजाइटी ड्रग इस्तेमाल के बारे में देखा हमने कि कौन कौन सी जो ड्रग थी वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि सबसे पहले हमने ये जो फार्माकोथेरेपी थी इसको हमने जो है स्टार्ट किया है आज। और इस फार्माकोथेरेपी के अंदर जो ये 4 तरह की, 3 ये और एक ये चार तरह की जो ड्रग हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट जो ड्रग थी वो हम कर चुके हैं, ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। अब हम स्टार्ट करेंगे ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोसिस। तो फर्स्ट ग्रुप में आप देख रहे थे कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर है इसके अंदर बेसिक रूप से 3 ही तरह की ड्रग थी।
एंटी एंजाइटी के अंदर वो थी बेंजोडाइजापाइन्स, सेकंड थी बुस्पिरोन और थर्ड थी सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट्स। तो इसके अंदर ये 3 तरह की जो है ड्रग थी। अब हम जो है नेक्स्ट जो करेंगे तो वो करेंगे हम सेकंड एक तरह के, वो है ये ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोसिस। तो ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है आपने नाम सुना होगा कई बार। यस मैम। स्किज़ोफ्रेनिया, तो अभी तक जो हमने एंटी एंजाइटी ड्रग थी वो थोड़े से कम सीवियर मेंटल डिसऑर्डर थे, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो एक तरह से मेजर इसकी कंडीशन जो है पेशेंट की यहाँ पर सीवियर कंडीशंस होती है, उसको हम एंटी एंजाइटी ड्रग से ठीक नहीं कर सकते। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक तरह से ज्यादा सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, तो इन पेशेंट्स के लिए अलग से जो ड्रग है उनका इस्तेमाल किया जाता है और उनको बोलते हैं मेजर ट्रांक्विलाइजर्स। अभी तक हमने पीछे बात की थी कि वो माइनर ट्रांक्विलाइजर्स थे, लेकिन इनको हम बोलते हैं मेजर ट्रांक्विलाइजर्स। ये वृत्त प्रशांत है, ये जो है ज्यादा गंभीर मानसिक बीमारियों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, और अगर कम गंभीर हो तो जो है वो जो फर्स्ट ग्रुप अभी हमने किया है उन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। मेजर ट्रांक्विलाइजर्स को हम जो है न्यूरोलेप्टिक भी बोलते हैं। ये जो मेजर ट्रांक्विलाइजर्स है इसका दूसरा नाम हम बोल देते हैं कि न्यूरोलेप्टिक भी बोलते हैं। तो ये एक तरह से अब न्यूरोलेप्टिक भी इसके अंदर भी 2 टाइप है न्यूरोलेप्टिक के अंदर। एक तो टिपिकल न्यूरोलेप्टिक और दूसरा जो वो है एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक। इसके आगे ए लगा दो, टिपिकल न्यूरोलेप्टिक और एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक। तो फर्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे कि जो ज्यादा गंभीर अगर मेंटल डिसऑर्डर किसी को है तो उसके अंदर हम जो इस्तेमाल क्या करते हैं, उसके अंदर हम इस्तेमाल मेजर ट्रांक्विलाइजर्स करते हैं या फिर उनको मैम ये जो है ये न्यूरोलेप्टिक्स के टाइप्स हैं ये 2, टिपिकल और एटिपिकल। हाँ, न्यूरोलेप्टिक्स के टाइप हैं, टिपिकल और एटिपिकल। तो मेजर ट्रांक्विलाइजर्स के टाइप है एक तरह से। अब जो फर्स्ट जो टाइप है उसको बोलते हैं टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स। अब टिपिकल जो न्यूरोलेप्टिक्स की जो ड्रग है इसके अंदर भी अलग अलग ये देखिए इसके अंदर भी 5 ये रहा 1 2 3 और 4, ये 4 तरह की ड्रग है जो कि टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स के अंदर है। अब पर्टिकुलर आप देखोगे जो फर्स्ट जो है ये जो फेनोथियाजाइंस ये जो फिनोथियाजाइंस है ये फर्स्ट ग्रुप है। सेकंड जो ग्रुप है ये है थियोक्सांथिन्स, ये थियोक्सांथिन्स है दूसरा जो ग्रुप है वो। तीसरा जो ग्रुप है वो है बुटाइरोफिनोन्स, और नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है डाइबेंजोक्साजेपाइन्स। ये 4 ग्रुप हैं अलग अलग, ये सारे न्यूरोलेप्टिक्स हैं, ये टिपिकल न्यूरोलेप्टिक है। और इन चारों ही टिपिकल न्यूरोलेप्टिक का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा गंभीर मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए किया जाता है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया। अब आपको जरूरी है ये सारे नाम ये आपको याद हो, लेकिन अगर फिर भी आपको प्रॉपर जो एक ग्रुप है वो नाम जरूर होनी चाहिए कि इसमें 4 तरह के जो ग्रुप है उनकी मेडिसिन को जो है इस्तेमाल किया जाता है, उनकी ड्रग जो है इस्तेमाल की जाती है। तो फर्स्ट जो ग्रुप है टिपिकल न्यूरोलेप्टिक वो सबसे पहले ये है फिनोथियाजाइंस। ये फिनोथियाजाइंस, अब ये फिनोथियाजाइंस आप देख रहे हो इसके अंदर भी अलग अलग ड्रग्स हैं, जैसे कि 6 ड्रग हैं। ये 6 ड्रग जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं फिनोथियाजाइंस ग्रुप के अंदर। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखोगे थियोक्साइंथिन्स, ये इसके अंदर 2 ड्रग है। अब तीसरा जो ग्रुप है ये जो है ये बुटाइरोफिनोन्स के अंदर जो है वो है 2 ड्रग। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो है ये डिबेंजोक्साजेपाइन्स, इसके अंदर ये 1 ड्रग है। अब अभी ये यहाँ तक हमने सारे देखे ये थे जो टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स। अब जो 2 ड्रग हैं, ये 3 जो ड्रग हैं ये हैं एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स। तो एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स में क्या 3 ड्रग है इसके अंदर।
एक तो ये है मोलिंडन, ओलेजापाइन, रेस्पेरेट्रोन। ये 3 ड्रग जो है ये है एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक। अब हम देखेंगे कि जो टिपिकल न्यूरोलेप्टिक और अटिपिकल न्यूरोलेप्टिक, इन दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों किस लिए इस्तेमाल की जाती है। तो पहली जो है हम बात कर रहे हैं कि जो टिपिकल न्यूरोलेप्टिक है उनके अंदर जो सबसे पहला जो ये फिनोथायाजिन्स, तो ये तो एक तरह से डोपामाइन की जो एक्टिविटी होती है उनको ब्लो कर देता है, इस तरह से काम करता है ये। लेकिन जो टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स है इनके कुछ साइड इफेक्ट जो टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स जब पेशेंट को दिए जाते हैं तो उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट जो है वो देखने में आए। तो इनके सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है वो है टार्डाइड डिस्किनेसिया, यानी कि टीटी, टार्डाइड डायस्किनेसिया। अब ये टार्डाइड डिस्किनेसिया क्या है, इसके ये एक साइड इफेक्ट है। इसका साइड इफेक्ट है ये एक तरह का टिपिकल जो न्यूरोलेप्टिक है जब दी जाती है लंबी समय तक तो पेशेंट के अंदर टार्डाइड डिस्किनेसिया पैदा हो जाता है। और टार्डाइड डिस्किनेसिया की वजह से इसके अंदर क्या चीजें हो जाती हैं, एक तरह से जो पेशेंट है उसकी जीभ, चेहरा, घुटना, ये इनके अंदर एक तरह का खिंचाव महसूस होता है, उसको फड़कन महसूस होती है। इस तरह के उसकी जो स्पीच होती है वो भी अच्छे से नहीं बोल पाता, वो भी दोषपूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से एक तरह से ये जो है अनैच्छिक गति से, यानी कि जो इनवॉलंटरी एक तरह की जो मूवमेंट है वो एक तरह की स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं टार्डाइड डिस्किनेसिया। एक तो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है वो यही है। सेकंड अगर हम बात करें कि न्यूरोलेप्टिक्स का सेकंड जो है अगर हम न्यूरोलेप्टिक्स का दूसरा जो साइड इफेक्ट है वो है एक्यूट डिस्टोनिया। एक्यूट डिस्टोनिया भी एक जो है साइड इफेक्ट है और इसकी वजह से जो पेशेंट है उसको एक्यूट डिस्टोनिया हो जाता है। एक्यूट डिस्टोनिया का मतलब ये है कि जो पेशेंट है उसके आंख, पीठ, जीभ, गर्दन और सिर की जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर अनकंट्रोलेबल कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक्यूट डिस्टोनिया का मतलब यही है कि एक तरह के दौरे जो है वो पेशेंट को आने स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरा जो है एक तरह का साइड इफेक्ट और इंसान मैम एक बार ये एक्यूट वाला बताना, एक्यूट डिस्टोनिया। एक्यूट डिस्टोनिया के अंदर आंखें हैं पेशेंट की, मान लो उसकी पीठ है, जीभ है, गर्दन है, सिर की जितने भी जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर एक तरह के संकुचन हो जाती है, एक तरह का वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, उसको दौरे आने से हो, क्योंकि सारे अगर कॉन्ट्रैक्शन अगर हो जाएगी तो एक्टिविटी परिणाम स्वरूप क्या होगा, व्यक्ति जो है उसको देगा। तो ये दौरा क्या है, टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा था। और अगर व्यक्ति जो है टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा हो, अगर इस तरह के अगर हम उसके अंदर सिम्टम्स देखें तो हम ये बोलेंगे कि उसके अंदर जो वो एक्यूट डिस्टोनिया हो गया है। एक्यूट डिस्टोनिया, तो एक्यूट डिस्टोनिया एक साइड इफेक्ट है ये टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स का। और तीसरा जो साइड इफेक्ट है वो है एक्यूट अकेथीसिया। एक्यूट अकेथीसिया ये एक तीसरा साइड इफेक्ट है। इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसको बेचैनी होती है बहुत ज्यादा, वो बेचैन नजर आता है एक्यूट अकेथीसिया के अंदर, और बेचैनी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। फोर्थ जो साइड इफेक्ट है वो है पार्किंसोनिज्म। क्या हुआ बेटा, कौन बोल रहे हैं? फोर्थ जो है वो है पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म भी जो है वो एक तरह का एक्स्ट्रा पिरामिडल, और एक्स्ट्रा पिरामिडल जो है, अगर हम एक्स्ट्रा पिरामिडल जो सिम्टम है ये क्या है, इन सारे जितने भी साइड इफेक्ट हैं
टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स को, और हम इनको इकट्ठा मिलाकर ये बोल देते हैं कि ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स है। तो ये चारों के चारों मिलाकर एक्स्ट्रा पिरामिडल जो है वो सिम्टम है, और चारों ही एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम जो है वो टिपिकल न्यूरोलेप्टिक जो का इस्तेमाल करने की वजह से हो सकते हैं। फोर्थ जो है ये पार्किंसोनिज्म, इसके अंदर जो है एक तरह की जो पेशेंट होता है उसका जो हाथ है वो कपकपाता रहता है, और एक तरह से जो उसकी मूवमेंट है वो धीमी पड़ जाती है, यानी कि मसल्स जो है उसके अंदर वीकनेस पैदा हो जाती है, परिणाम स्वरूप उसका हाथ या तो हिलने लग जाता है या उसके अंदर जो गति होगी तो वो कम होगी, और ये एक तरह का जो है वो टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स के साइड इफेक्ट। तो अब हमने जो बातें की थी कि जो ज्यादा गंभीर बीमारी अगर किसी को है तो उसके लिए, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया है, तो उसके लिए हम टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो अभी हमने देखे कि करके ये चार जो है साइड इफेक्ट्स जो है देखने में आए, उन चारों को मिलाकर हम बोल देते हैं कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो है वो पैदा हो गए। तो इसी की वजह से, क्योंकि सेकंड टाइप के जो न्यूरोलेप्टिक्स है उनका इस्तेमाल शुरू हुआ, यानी कि एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स। एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स जो है वो इसीलिए डेवलप हुए क्योंकि टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट थे, उनके अंदर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट थे, परिणाम स्वरूप इनका इस्तेमाल स्टार्ट हुए। तो इनके अंदर जो एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स है इनके अंदर साइड इफेक्ट कम है, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा थे। अब हम बात करेंगे कि इसके ग्रुप के अंदर आपने देखे थे कि जब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये चीजें एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स, तो एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स में ये तीन जो है ये ड्रग है, तीन मेडिसिन है एक तरह से, इन तीनों का इस्तेमाल जो है वो एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स में किया जाता है, यानी कि ये क्लोजापाइन, अब ये क्लोरोजेल, तो ये इनका इस्तेमाल जो है वो साइकोसिस व्यक्ति जो होता है उसको ठीक किया जाता है इनके इस्तेमाल से, और इनके साइड इफेक्ट भी उतने नहीं है जितने कि टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स के थे, और इनके अंदर एक तरह से जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हैं वो पैदा नहीं होते इनकी वजह से। मैम मैम अभी वाला टॉपिक कल करा देना, अभी ना मिक्स हो रहा है वो पिछले वाला भी। बस बंद कर दिया बेटे, लास्ट था एक्स्ट्रा अब दो ही करवाए हम, तीसरा जो वो कल कर लेंगे। तीसरी टाइप की जो ड्रग है ना, ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मूड डिसऑर्डर, तीसरा और चौथा ग्रुप, दो ग्रुप कल कर लेंगे। ये यही स्टॉप कर मैम, ठीक है मैम ये हिंदी में नोट सेंड कर देना इसी का। एक तो और दूसरे के अंदर दो कैटेगरीज में टिपिकल, तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रखते रहना, कल 12 कंप्लीट हो जाएगा।